अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और नाज़रीन आज प्रोग्राम में बात होगी बड़े एक अहम मौजू पर। आज नेशनल किसान कन्वेंशन मुनक़िद हुआ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसमें खुद शिरकत की और चंद ऐसी चीज़ों की निशानदही की या उनको हाईलाइट किया जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो बड़ा अहम बुनियादी मसला है वो फूड सिक्योरिटी का है, यानी कि आने वाले वक्तों में जो हमें सबसे बड़ा मसला दरपेश होगा वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से होगा। यानी हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि किस तरह हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकें। दूसरा एक और बड़ा अहम मौजू जिसकी निशानदही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से की गई वो ये कि जो किसानों के मसाइल हैं माजी में इनको हल करने के लिए कुछ खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से भी हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो कम हो गई। यही वजह बनी कि अभी हालिया दिनों में हमने वीट को इंपोर्ट करना पड़ा और 4 मिलियन टन वीट को हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क समझा जाता है, ज़राअत यहाँ का बुनियादी जो लोगों का ज़रिया मौश है और वहाँ पर अगर इस तरह के क्राइसिस जन्म लेंगे तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और आने वाले वक्त में एक संगीन मसला बन सकता है। जनाब, इसके अलावा एक और बड़ा अहम मौजू जिसकी खान साहब ने निशानदही की है और उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिल पाता, वो ये मल न्यूट्रिशन के हवाले से है और बच्चों में ख़ास तौर पे जो ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से, ग़िज़ाई कमी की वजह से जो उनकी परवरिश है, जो उनकी निगहदाश्त है, उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज ये चीज़ हो रही है। और हमें याद है कि खान साहब ने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया, सबसे पहले जिस चीज़ की निशानदेही की वो यही एक इशू था जिसको बुनियादी मसला जिसके ऊपर आपने बात की। तो एक बड़ा अहम मसला है और ये तमाम मसाइल को जब तक हल नहीं किया जाएगा तब तक हम अपनी जो है वो मसाइल काबू नहीं कर सकेंगे। और आने वाले वक्तों में जैसे भी बात हो रही थी कि जनाब के सबसे बड़ा मसला ये होगा कि ग़िज़ाई क़िल्लत को कैसे काबू में किया जाए, तो ये हमें यकीनी बनाना होगा कि अपनी ना सिर्फ पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है बल्कि उसके साथ साथ हमें उस स्टेज तक जाना है कि जहाँ हम अपनी जो है वो ज़रूरियात भी पूरा करें और साथ साथ हम ये दीगर अजनास हैं इनको एक्सपोर्ट भी कर सकें। बहरहाल जी, इस मौजू पर आज हम तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे कि बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। आज उनसे मौका मिलेगा इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने का। सबसे पहले मौजूद मेहमान मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मेरी बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शम्सुल हक मेमन साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट है, एनवायरनमेंट के हवाले से और इन तमाम मामलात पर जो गहरी निगाह रखते हैं, उन्हें आज हम खुशामदीद कहेंगे इस नशिस्त में। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जनाब शम्सुल हक साहब। तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो राशिद मसूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी आज इस नशिस्त में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। सबसे पहले ये जो मसला है जिसका अभी तस्करा हुआ कुछ देर पहले, जैसे मैंने एक तमहीद बांधी, ये जो ग़िज़ाई क़िल्लत है ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अहम मसला है। पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है, लेकिन अभी सूरत हाल कुछ दिन पहले तक ये थी कि हमें वीट इंपोर्ट करनी पड़ी है, जिसके हवाले से खान साहब ने आज इसकी निशानदेही की। ज़र मुबादला आपको खर्च करना पड़ा है इस वक्त जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्योंकि आपकी मौशी मामलात पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं, बल्कि कदरे बेहतर हुए हैं, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, तो अब हुकूमत इस चीज़ को मेक श्योर कर रही है कि जो आपके किसान हैं उनका पोटेंशियल बढ़ा जाए। किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? मैं चाहूँगा इससे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है और आज से चंद साल पहले तक पाकिस्तान के पास फाजिल गंदम थी। बिल्कुल ठीक। हमारी गंदम की पैदावार तकरीबन 26 मिलियन टन तक जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता साल जो है वो 26 मिलियन से घट के बल्कि 25 से भी नीचे आ गई और इस दरमियान में आपकी आबादी भी बढ़ रही है, तो आपकी वीट कंजम्पशन तो बढ़ गई लेकिन आपकी वीट की जो पैदावार है वो कम हो गई। तो इसी वजह से तकरीबन हुकूमत को 4 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी और इसकी कीमत जो थी तकरीबन $900 मिलियन बनी, जो आपको तो हमारी पहली जो है इम्पोर्ट, हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो $900 मिलियन की सिर्फ गंदम आई है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अगर ज़रा सी कोशिश की जाए तो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, एटलीस्ट फॉर वीट, कि इसकी पैदावार बढ़ा के 26-27 तक दोबारा ले आएँ ताकि आपको आइंदा इंपोर्ट करने की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन गुज़िश्ता साल मईशत ऐसी थी कि इसमें हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स तकरीबन सब ख़राब रही। गंदम के बाद चीनी की क्रॉप ख़राब हुई, आपने चीनी भी इंपोर्ट की और वो भी तकरीबन $300 मिलियन की चीनी भी आई। फिर इसी तरह से
आपका कॉटन की क्रॉप खराब हो गई, वो कम होते होते 6.5 मिलियन बेल पर आ गई, जबकि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 9 मिलियन बेल्स की। फिर आपने 3 मिलियन बेल कॉटन भी बाहर से मंगवाई। तो इस तमाम चीज़ों का असर जो है वो आपकी इंपोर्ट बिल के ऊपर चीनी, आटा, गंदम और ये मिला के ये 1.6 बिलियन डॉलर की आपने खर्च करने पड़े, जो पिछले सालों में नहीं था, लेकिन इस साल में आया। वज़ीर आज़म साहब और मौजूदा हुकूमत की तवज्जो इसके ऊपर है और वो सही बात है। इसमें हुकूमत को चाहिए कि इनको जो है किसान को कम अज़ कम जो फर्टिलाइज़र है इसमें से या तो सेल टैक्स हटा दे, इसकी कीमत कम करे। ठीक है। जो वीट अपना यूरिया है, यूरिया की आप कॉस्ट कम करें। कम किस तरह से की जा सकती है? गैस का रेट तो कम होगा नहीं, एक ही तरीका है, हुकूमत उस पे से सेल्स टैक्स जो है वो उसको ख़त्म करे कम अज़ कम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, ताकि जब तक आपकी क्रॉप मेकअप ना हो जाए। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल इस सूरत में आप समझते हैं कि ये एक हल हो सकता है जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा और आपको इंपोर्ट्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। शम्सुल हक साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक मैनेजमेंट का बड़ा इशू रहा है, ख़ास तौर पे ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं इसकी यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा काम है। दूसरी तरफ आपको दीगर भी फसलों की तरफ जाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आज दी गई है, उसमें ये इसको डिस्कस किया गया, लेकिन हमारा सारा फोकस अगर इसके ऊपर होगा, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट सही होगा, ये तमाम चीज़ें जो बीच में हर्डल्स हैं अगर इसको दूर किया जाएगा, आप समझते हैं कि जो हमारा डिसाइड टारगेट है उसको अचीव कर सकेंगे? कैसे मुमकिन होगा, ज़रा ये फरमाइए। जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है तो उसको ऊपर डिस्कशन के लिए हम उसको एग्रीकल्चर को 2 हिस्सों में गालेंगे कि इरीगेटेड और रेनफेड। ठीक है। अब जहाँ तक इरीगेटेड लैंड्स का सवाल है कि उसका पूरा दारोमदार जो है अपर इंडस बेसिन में जो पानी आता है वहाँ से ग्लेशियर से और फिर डाउन द बिलो सारा टच डाउन हो जाता है। मेन प्रॉब्लम जो है पानी का वो है वेस्टेज। काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा था, लेकिन उस लेवल पर काम नहीं हो रहा। उसका सबब फिर ये होता है कि पानी जो है वाफर मकदाद में बाहर चला गया, ज़मीन के चला गया और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुई, उससे फिर सैलिनिटी भी बढ़ी और उसके साथ फिर वाटर लॉगिंग भी बढ़ी। तो एक चीज़ है कि वाटर लॉगिंग भी बढ़ेगी, ये ज़मीन ख़राब हुई। दूसरी चीज़ ये है कि पीरियडिकली गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव देती रही है कि आप ज़मीन को लेवल करें। जब तक आप ज़मीन लेवल नहीं होगी तब तक पानी आपका वेस्ट होगा। ठीक है। पानी वेस्टेज इसी तरह ही रोकी जा सकती है और उसका बड़े में बड़ा नुकसान पानी के वेस्टेज का ये हो रहा है कि जो किसान है, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा छोटा किसान हूँ, तो वो कहते हैं साहब पानी की एक चीज़ की ज़रा वजाहत में चाहूँगा, ज़रा यहाँ कर दीजिए, ज़रा सुनने वालों के लिए समझना ही आसान हो जाएगा। आपने कहा ज़मीन को लेवल कर दिया जाएगा, लेवल किस हवाले से आप कह रहे हैं? आप इसको इवन करने की बात कर रहे हैं या एक और कोई इसकी टर्मिनोलॉजी में? इसको लेवल है। अब देखें ना, अब सिर्फ ये है कि पहले बेल चलता था जी, और जो है कि वो हारिया जो बेल चलाने वाला खुद कहता था कि भाई ज़मीन लेवल हो गई। ठीक है। अब लेवलर्स आ गए हैं, प्रिसीशन लेवलिंग जो है, अब उसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन वाफर मकदाद में अगर ये गवर्नमेंट जो है इसको प्रोमोट करे, जब तक ज़मीन लेवल नहीं होगी पानी की वेस्टेज होगी। ठीक है। पानी की वेस्टेज होगी, एक तो ज़मीन खराब, ठीक है, ज़मीन खराब होगी, सिक्योर करना है ताकि उसका पोटेंशियल भी बढ़ सके, ये भी बड़ा। दूसरी मेन चीज़ ये है कि ये जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू एडिशन होना चाहिए हर क्रॉप की। ठीक है। अब वैल्यू एडिशन इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि छोटे से टाइम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वैल्यू एडिशन का मकसद ये है आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा समहाउ। हर चीज़ जो है स्टार्टिंग फ्रॉम दी सीड सोर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन का लेंगे तो कॉटन का सीड ऐसा होना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए कि फाइनली कॉटन जिनिंग, और कॉटन जिनिंग की भी जो है इम्प्रूवमेंट होनी है क्योंकि बड़ी पुरानी कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है, और उससे जो फिर कॉटन निकले और फाइनली जब वो टेक्सटाइल में जाए तो उसका जो फाइबर जो है इतना आला होना चाहिए कि किसान को भी 4 पैसे मिले और आगे जो खरीदने वाला है उसमें वैल्यू एडिशन के बाद उसकी जो है ज्यादा बढ़ जाए। एग्रीकल्चर, ये शुगर कैन, अब शुगर कैन हम लोग कहते हैं कि जी सिर्फ चीनी बनेगी, नहीं, चीनी क्यों, चीनी से आगे जाएं तो एंड प्रोडक्ट उसकी जो है यूजुअली फ्यूल प्रोडक्शन है जी। फ्यूल प्रोडक्शन तक अगर आप जाएं, अपनी क्रॉप्स की वैल्यू एडिशन करें, ठीक है,
तो डेफिनेटली आपको जो है ज़्यादा आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो तो पूरी दुनिया में काम होता है कि जितनी उसकी बाय प्रोडक्ट्स होती हैं उसको यूटिलाइज़ किया जाता है और उसके लिए बड़े बड़े उनके पास प्लान्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे तो बड़े जो बुनियादी मसाइल हैं अभी हमें हल करने की ज़रूरत है। और एक और आपने जिसकी अभी निशानदेही की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी अगर फील्ड अगर इवन नहीं होगी, अगर लेवल नहीं होगी, तो ये जो वाटर वेस्टेज है हमें आगे जाके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। राशिद मसूद साहब, ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से जैसे बड़ा इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है। शम्स अल हक साहब ने जिसकी निशानदेही की है, आप क्या समझते हैं? हमें अभी एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमें पर एकड़ यील्ड जो है उसको बढ़ाना होगा, और क्या कुछ हो सकता है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू की जाए। जी थैंक यू जी। आप बात सारी की सारी ये है, मैं इस पूरे प्रोसेस को जो कि ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने कहा, मेमन साहब ने बताया, एक इकोनॉमिस्ट के तालिब इल्म की हैसियत से थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँ इसके ऊपर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर में कुछ मिथ क्रिएट की गई जिस पे तमाम शायद हाजरीन मुझसे मुत्तफ़िक़ हों। फॉर 30 ईयर्स, लास्ट 30 ईयर्स एक रिसर्च आई थी कि पाकिस्तान 30 सालों में 2 या 3 मरतबा ही सिर्फ सेल्फ सफिशेंट रहा है एग्री प्रोडक्ट्स में, अदरवाइज हमेशा नेट इम्पोर्टर रहा। अब इत्तेफाक से ये बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली कह दी, तो उन्होंने एक आईना दिखा दिया सबों को, सच बोलना हमारे यहाँ कम होता है। और इस मरतबा बड़ी जो तवक्को है वो ये है कि कॉटन का भी प्रॉब्लम आया है और उस पर जो कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है वक्त पे, तो वो तकरीबन $2 बिलियन की कॉटन आपको इंपोर्ट करेंगे, तब आप ये सेट ऑफ करेंगे डेफिशिएंसी इसके अंदर। अब बेसिकली आपने जो बात कही और वही बात का क्रक्स है, हम अभी तक बेसिक मामलात पे ही उलझे हैं। बिल्कुल। अब जब बेसिक मामलात पे ही हम उलझे रहेंगे, तो मुझे आप ये बताइए कि फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सिंध की यूनिवर्सिटी जहाँ पे एग्री पे काम होना चाहिए, अब दुनिया में वो हम काम उस लेवल का, चाहे बीजों का मामला हो, चाहे डेयरीज का मामला हो, लाइव स्टॉक का मामला हो, अब एक नए लेवल के ऊपर है। और एक कोई हमारा दोस्त कंट्री नहीं है, मगर गल्फ में एक कंट्री है जिसका नाम लेना बड़ा एक अजीब सा होता है, उसने अपने 67% 68% एग्री प्रोड्यूस वो खुद दे रहा है, हालांकि इंतहाई टाइनी सा कंट्री है। अब पूरी दुनिया में इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि वर्टिकल फार्मिंग होनी चाहिए, अर्बन फार्मिंग होनी चाहिए, जिस पे सॉइल और पानी का कम से कम इस्तेमाल हो। यानी कि आप ये देखें कि न्यूयॉर्क में अब म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मल्टी स्टोरी प्लाजा रेज्ड होंगे वो सब्जियां लगाएं, वो काश्तकारी करें, और उसके अंदर हाइड्रोपिनिंग के जरिए पानी जाता है कि जिसमें आपको यू जस्ट नीड टू स्प्रे द रूट्स, आपको रूट्स के ऊपर स्प्रे करना पड़ता है, उनकी सॉइलिंग ऐसी रिक्वायर्ड नहीं होती है। उसके बाद अब पूरे के पूरे प्रोसेस एग्जैक्टली पूरे के पूरे प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। मेमन साहब ने एक चीज की तरफ इशारा दिया जो कि बहुत अहम है यकीनन, कि लेवलिंग ऑफ द लैंड। अब आप यकीन जानिए कि ये जो पूरा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये ज़रात को कमांड कर रही है। आप ड्रोन के जरिए सीड्स फेंक रहे हैं उस इलाके में जहाँ पे एक इंसान जाने का या कोई जानवर या कोई बैल गाड़ी जाने का तस्वुर नहीं होता। और उस वजह से चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग हो, चाहे वो एआई का इस्तेमाल हो, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो, पूरी दुनिया एक प्रूवन अंदाज से अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगले स्टेज में हमें करना यही होगा। लेकिन अभी तो यहाँ मसला ये है ना कि प्राइस की डिटर्मिनेशन एक बड़ा इशू है, आड़ती का रोल जिसका भी खान साहब ने तस्करा किया, हमें अभी इसी को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए ना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल कम हुआ है। अभी तो हम इसको डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है, प्रॉब्लम सारा पाकिस्तान। अच्छा, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ ज़रा, इसके ऊपर ज़रा ज़ुबैर साहब से ज़रा इसके ऊपर व्यू ले लूँ। ज़ुबैर साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले आपको पर एकड़ अपनी यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कॉटन पे हमारा, क्योंकि अभी जैसे हमारे पास जिस तरह के ऑर्डर्स आए हैं, हमारा कंसर्न ये है कि आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह अल्लाह ने चाहा तो आपके पास मज़ीद ऑर्डर्स आएंगे, तो फिर आपको जो बीच में एक बहुत बड़ी नीड है जिसकी वजह से आपको कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी है, उसको कैसे उस गैप को फिल करेंगे, सोचना ही है। देखिए बात ये है कि जो सीड का ताल्लुक है ना, खास तौर पे कॉटन का, जी जी, आज से 6-7 साल पहले एक वक्त ऐसा था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की कॉटन क्रॉप एक जितनी थी, दोनों की। अभी बांग्लादेश से पोटेंशियल आपका नीचे चला गया। नहीं, मैं आपसे जी मैं अभी कॉटन नहीं पैदा होती कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में कॉटन पैदा होती है, पाकिस्तान में। आज से 6 साल पहले पाकिस्तान में भी 11 मिलियन बेल थी, इंडिया में 12 मिलियन थी। आज इंडिया में तकरीबन 40 मिलियन बेल से ज़्यादा हो गई है, और पाकिस्तान जो है वो 11 से 6.5 मिलियन बेल पे आ गया। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में सीड पे रिसर्च नहीं हुई। इंडिया ने रिसर्च भी की, फिर उन्होंने एक सीड ऐसा लिया जिसको कि
उर्फ आम में बीटी कॉटन कहते हैं। बीटी कॉटन, यस। उन्होंने बीटी कॉटन के सीड लेके वो एक अमेरिकन कंपनी है मोन्सेंटो, उनके ज़रिए से वो उन्होंने सीड सारे इंडिया में दिया और उनकी क्रॉप जो थी बहुत तेज़ी से फैलती चली गई। ठीक है। और वो हमसे बहुत आगे चले गए। ठीक है। और हम पीछे रह गए। अब इसमें क्या गलती है? इसमें बिजनेसमैन की भी गलती है, फार्मर की भी है, लेकिन बिजनेसमैन की भी है जिन्होंने सीड वगैरह नहीं अरेंज की है, या यूनिवर्सिटीज़ की भी है कि यूनिवर्सिटीज़ ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अगर यूनिवर्सिटीज़ तवज्जो देती तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इतना ख़राब सूरत हाल नहीं होती कॉटन की। और ये जैसे मसूद साहब ने बताया, मैंने आपको जो 1.6 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कही थी वो सिर्फ वीट और शुगर की थी जी। ये 2 बिलियन एक्स्ट्रा है। तो हमारी तो सूरत हाल वैसे ही ख़राब है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज तो ये एक्सपोर्ट को ऑफसेट कर देगा, यानी कि फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू 2 बिलियन का जब आप इंपोर्ट करेंगे तो जो कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट होती है वो ऑफसेट हो जाएगी। जी अब देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके तमाम बैलेंसेस ख़राब कर रही है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट देखिए, अगर पाकिस्तानी लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस साल 29 बिलियन डॉलर ना भेजते तो हमारा बहुत बुरा हाल होता। अभी पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री ने मिलके 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है, तकरीबन 25 बिलियन ये है और 29-30 बिलियन वो आया, तो तब जाके आपका बैलेंस हुआ। इन दोनों को मिला के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे बैलेंस हो गए। लेकिन इसमें असल बात है कि रिसर्च की हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी है, सिंध में यूनिवर्सिटी है, वहाँ नहीं होता। और दूसरा ये कि फार्मर को भी जो है ना, जैसे शुगर मिल है फार्मर के साथ बहुत ज्यादती करती है, उनको टाइमली पे नहीं करती, उनकी जो शुगर केन आता है बाहर खड़ा रहता है, जो रिपोर्ट के अंदर आया, बिल्कुल यही आपने ठीक निशानदेही की है कि ये शुगर केन का इशू है, जिसकी वजह से ये जो आपका शुगर क्राइसिस जो है वो लिया, वो मैनेजमेंट का इशू था जिसको एड्रेस किया गया। और जैसा भी बात हो रही थी, खान साहब ने आज उसका तस्करा भी किया है कि वो दूध के हवाले से आपकी प्रोडक्शन जो कम हुई है, जब वो आपको उसको एड्रेस करने की कोशिश की तो पता ये चलता है कि जनाब वो कंटेमिनेटेड आपका जो दूध है वो दिया जाता है, अडल्ट्रेशन आपके यहाँ वैसे ही एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये तमाम चीज़ें जब इसको ठीक करने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आई है, तो उसकी निशानदेही आपने ठीक की है। तो शमसुल हक साहब, ये फार्मर की अभी जैसे बात कर रहे थे सुबह साहब, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बहुत सारे इशूज़ हैं ना, उनको अगर ठीक किया जाए तो यकीनन वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर सकता है। ये ओवर द इयर्स एक बड़ा इशू रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें जी। जो एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जी, बीटी कॉटन का उन्होंने किया, ये बहुत तजुर्बे हुए जी। बीटी कॉटन यूटिलाइज भी किया गया और उसकी सोइंग हुई, लेकिन ये है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह जो है उसकी सोइंग होनी चाहिए वो नीचे ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो जो भी रिसर्च अगर बाहर से सीड आता है, जो कंपनीज मंगाती हैं या प्राइवेट सेक्टर जो मंगाता है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें तो उसके बाद फिर इसकी प्रोडक्शन होगी। दूसरी ये है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग जो है, दूसरी चीज़ें जो है कॉटन की प्राइस को छोड़ दें, गंदम को आप ले आए। अब गंदम का जो प्राइसेस है, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना जो है वो अपनी प्राइस फिक्स की, प्रोविंसेस की अपनी प्राइसेस फिक्स की, उसके बाद प्रॉपर जो है वो सेंटर्स नहीं खोले गए। ये मैं ऑन द बेसिस ऑन माय ओन एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। सेंटर्स नहीं खुले, कोई खरीदने वाला नहीं, तो फाइनली जो किसान है उसने अपनी गंदम जो है 50 रुपया 100 रुपया कम रेट पर बेच दी, जाके उसको दूसरे वो बेच दी। वो इसलिए कि भाई क्योंकि गंदम उतर रही है और वो वहाँ थ्रेशर काम कर रहा है, गंदम जो है वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर गंदम भरती जा रही है। अब अगर सेंटर्स खुलते हैं तो वहाँ से बोरियां मिलती हैं, पाचके मिलते हैं, वो है। अब वो नहीं मिले तो फाइनली फिर उसके पास आदमी चला गया। दूसरी मेन चीज़ जो है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी लेवल पर उसको बहुत बड़ा जो है उसको प्रायोरिटाइज किया है, वो है क्लाइमेट चेंज। अब हमारे साथ जो है ये जो इंटरनल चीज़ें तो डेफिनेटली हैं, लेकिन नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो भी हमारी इकोनॉमी को और स्पेशल एग्री इकोनॉमी को अपनी जगह पर जो है बहुत इम्पेक्ट करती हैं। अब जो है कि आप देखेंगे कि अनटाइमली बरसात भी हो जाती है, अनटाइमली जो है ओले भी पड़ते हैं, अनटाइमली जो है वो बहुत सारे तूफान, इस दफ़े तो 2-3 तूफान आए, सिंध की बात में कर रहा हूँ, इतने तूफान आए कि उसमें जो है
इतनी बम्पर कल्टीवेशन हुई थी गंदम की, जी। लेकिन सारी की सारी लेट गई। मैनेजमेंट नहीं थी कोई। पीएम साहब ने अपना जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है, जी। फिर 10 बिलियन प्रोग्राम, जिस तरह उन्होंने इसको प्रायोरिटाइज किया है, वो इसको खुद फोकस करते हैं, डे टू डे इसकी जो है प्रोग्रेस लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को जब तक उस लेवल पे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ले जाएं, राइट, तो आप देखिए उसके रिजल्ट्स पर क्या होता है। बिल्कुल ठीक है जी। राशिद मसूद साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि जो आरती का रोल है, इसके ऊपर बड़े क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक बहुत बड़ा इशू आप समझने के बन गया है। जो फार्मर्स के पोटेंशियल को हम अक्सर डिबेट करते हैं, जब इसके ऊपर बात होती है तो ये बीच में एक बहुत बड़ी हर्डल है। खान साहब ने इसको हाईलाइट किया, और साथ में एक चीज़ जिसका भी कुछ देर पहले मैंने तस्करा किया, वो जब भी अगर किसी मसले को हल करने के लिए जाते हैं तो नतीजा यही निकलता है कि फिर या तो उसकी शॉर्टेजेस होती हैं, या फिर वो प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो इन्फ्लेट कर जाती हैं। ये ज़रा बताइएगा, आरती के रोल के हवाले से मैं चाहूँगा इसको ज़रा एड्रेस करें, इसके बारे में ज़रा बात करें कि कितना क्रिटिकल है ये जी। आई मीन बात सारी की सारी ये, जैसे किसी ने कहा है कि जितनी अच्छी बातें हैं वो कही जा चुकी हैं। जी जी। अब हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे दोनों बुजुर्ग हैं और ये देख रहे हैं कि आरती का रोल हो, या जो मोनोपलाइज कर लेती हैं इंडस्ट्रीज किसी भी प्रोडक्ट को, या तो हम एग्री साइड पे बात कर रहे हैं। और एग्री साइड पे जब हम बात करते हैं तो उसमें चूंकि स्टेपल फूड इन्वॉल्व होता है, बेसिक नेसेसिटी के आइटम आते हैं, तो चीखें ज़्यादा निकलती हैं। वरना यही मोनोपली इंडस्ट्रियल साइड के ऊपर आप देखें तो कभी कोई पार कंपनी कर रही होती है, कभी सीमेंट सेक्टर कर रहा होता है, उन्होंने कार्टेलाइजेशन कर रही होती है। तो बेसिकली बात सारी की सारी ये है कि हमारी सोसाइटी को देखना चाहिए, जब तक एक आम आदमी और इस आदमी के जो एक कुल है, इसके जुज सही नहीं होंगे, हर एक को जल्दी अमीर होना है, हर एक को 1 रुपए लगा के 3 रुपए फौरन, जो कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा दस्तूर नहीं होता। अब प्रॉब्लम सारा का सारा यही है कि ये गैप है बिटवीन एक गरीब किसान के और जो कुछ लैंड रिफॉर्म्स के बाद जो गरीबों को ज़मीन मिली थी, तो वो उनको फौरन ऑफलोड करनी पड़ती है। जैसे कि मेनन साहब ने भी कहा कि सेंटर नहीं है, फैसिलिटेशन नहीं। अब बुनियादी बात यह है कि उसके सामने वही चेहरा नजर आता है उसको, कि जो एक बंदा उससे उठा रहा होता है, उसकी 8 रुपए किलो की चीज़, 6 रुपए किलो टमाटर की चीज़ शहर में लाते लाते वो 40 और 45 रुपए मिनिमम प्राइस के ऊपर कर देता है। और ये उसकी गेम इस वजह से होती है पूरी की पूरी, चूंकि उसके पास फाइनेंस का होल्ड है, उसके पास होल्डिंग पावर है। अब इसको तोड़ने के लिए डेफिनेटली कोई कंसोर्टियम ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, और आपका एतमाद बहाल करना होगा उस गरीब काश्तकार के ऊपर कि तुम यार यहाँ पे प्रोडक्ट रखोगे, या ये तुम्हारी प्रोडक्ट लगी हुई है, मैं आज इसको खरीद दूंगा। एग्जैक्टली, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, मीनिंग देयर भाई कि 1 on 1 आपको उससे कनेक्शन रखना पड़ेगा, आपके पास कैपिटल की पावर हो। अब प्रॉब्लम सारा का सारा यही होता है, जो सारी कुछ इस नतीजे में, अगर फर्ज कीजिए हम एक बात मान लेते हैं जो कि अपरेंट भी है कि कुछ करना चाहती है क़यादत, और बड़े कोर इश्यूज को हाईलाइट करें, जैसे आपने मेल न्यूट्रिशन की बात की, ये सारी बातें, और उसके बाद आढ़त की बात की, किसी ने ऐसी बात की, कंस्ट्रक्शन की बात की, गरीबों को पिछले हमने 10, 15, 20 सालों में देखा कोई ऐसी बात नहीं करता, हर कोई अपने मफाद के लिए। अब प्रॉब्लम सारा का सारा यहाँ ये मसला आ जाता है सर कि गवर्नमेंट के पास कैपिटल इन्फ्यूज करने की सलाहियत का ना होना, अलॉन्ग विद ये चीज चलेगी थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अगर आप मनी इंजेक्ट करते हैं, अगर काश्तकार का आपके ऊपर एतमाद होता है, तो बहुत हद तक, और 1-2 सालों में, 5-10 सालों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे अभी मजीद। लेकिन आज ये जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, ये जो नेशनल हमारा किसान कन्वेंशन हुआ है, ये ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब को जाता है, वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी। हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर इमाम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी आपकी नवाज़िश। सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए, एक बहुत बड़ा अहम मसला इससे पहले, अभी कुछ देर पहले भी यह मौजूद गुफ्तगू आज, क्योंकि यही है कि किसानों की फलाह के हवाले से और ख़ास तौर पे जो छोटे काश्तकार हैं उनके हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। तो एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था और खान साहब ने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है। और साथ ही वो जो आपकी प्रेजेंटेशन थी उसके हवाले से मैं भी आपसे ज़रूर बात करूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ख़ास तौर पर हमारे पोटेंशियल के हवाले से जो उसमें चीज़ों को हाईलाइट किया गया वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं चाहूँगा ज़रा फ़खर इमाम साहब इस चीज़ का तस्करा कीजिए कि क्या आज इससे हासिल हुआ, क्या नतीजा इसका निकला है और क्या कंक्लूजन इसकी सामने आई है, इस पर चाहूँगा ज़रा कलाम कीजिए। जी जी, इसके मुख्तलिफ पहलू में सबसे पहले तो ये था कि जो हमारे पिछले 12 महीने गुजरे हैं
इब्तदाई मराहल में मैंने ये जब वजारत का कलमदान संभाला पिछले साल अप्रैल में, तो दो वबाएं इकट्ठी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। एक तो वो जो हमारी वबा इसकी लोकस की टिड्डी दल, जी सबसे बड़ा और इशू, यस जी, और फिर वो कोविड-19 आ गए। बिल्कुल ठीक। उसके साथ साथ फिर जो शॉर्टेज भी होगी गंदम की पैदावार की वजह से, और क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत तेजी से चल, ठीक है। उसके बावजूद कभी शॉर्टेज नहीं थी, क्योंकि हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया कि हम बरामद करेंगे, और हमने बरामद की। जी पिछले साल हमने तकरीबन 3.6 मिलियन टन की, पर उसके बावजूद जैसे आप चाहते हैं कि जब अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक में जब गोल्ड प्राइसेस एकदम ऊपर चली गई, तो 1400 रुपए पर 40 केजी सरकार ने खरीदी थी। जी जी। और फिर जहाँ तक पंजाब और केपी का था ताल्लुक, उन्होंने तो जुलाई 7 से सब्सिडाइज रेट 1475 रुपए पे आटा 17,000 टन पंजाब रिलीज कर रहा था, 3 से 4,000 टन केपी कर रहा था। बिल्कुल ठीक। तो फिर भी वो कीमतें उस सतह पे नहीं आई जहाँ के, फिर जैसे जैसे काम चलता रहा, जी कमी नहीं थी, पर कुछ जगहों पे यकीनन वो जो कीमतें थी गंदम आटे की, वो इस सतह से कुछ ज़्यादा भी बिकती बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ़खर इमाम साहब, एक चीज़ का तस्करा कीजिएगा, यहाँ अभी एक बड़ा अहम मौजू ज़ेर बहस था, वो था ये आड़ती का जो किरदार है। खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, वक्त की ज़रूरत है कि अब इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो छोटा काश्तकार है उसकी सलाहियत बढ़ सके, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो सके। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात की जाए। किसान कार्ड एक नया फिनोमेना जो है पंजाब शुरू कर दिया। उन्होंने तकरीबन 2.25 लाख जी किसानों के कार्ड बना भी दिए हैं, और ये रफ्ता रफ्ता ये बढ़ते जाएंगे, जी क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 82 लाख के करीब ये जो फैमिली फार्म्स है हमारे, इसमें पंजाब का तकरीबन 5.4 मिलियन 54 लाख फैमिली फार्म्स है। वहाँ तो भी आगाज हुआ है कुछ 2 लाख के करीब 2 दिन पहले, जो हमें पंजाब गवर्नमेंट ने, दूसरे सूबे भी ऐसे ऐसे करवा देंगे। वो जो किसान कार्ड मार्केट में हो जाएगी, क्रेडिट भी जा सकेगा, सब्सिडी भी जा सकेगी, खरीदारी हो जाएगी। तो एक किस्म का ये लेवल बदल होगा जो आड़ती का किरदार है। और आड़ती तो जब एक किस्म का बैंकर होता है, जब उसको जरूरत होती है काश्तकार को, उसको खाद भी देता है, रियायत भी मुहैया करता है, हर्बिसाइड देता है, पेस्टिसाइड देता है। तो अब उसको डायरेक्ट वो जहाँ से लेना चाहेगा उसके जरिए ले लेगा, और उसके अकाउंट में जब भी ये देने पड़ेंगी सब्सिडीज, तो डायरेक्ट उसके पास ये अमाउंट जो होगी क्रेडिट की जमा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़खर इमाम साहब, एक बड़ा अभी कुछ देर पहले भी इस हवाले से बात हो रही थी, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये कि ये जो छोटा किसान है इसको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि ज़मीन को किस तरह उसकी सतह को जो है वो ठीक रखे, ताकि पानी का इस्तेमाल ठीक तरह से हो सके, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और इरीगेशन ये एक बड़ा सीरियस टॉपिक है। वो खान साहब ने भी इसको हाईलाइट किया कि आपको इन तमाम चीज़ों को जो है वो सामने रखना होगा, ताकि आप आगे जाकर खुद मुख्तार हो सके, और ये जो फूड सिक्योरिटी का जो एक बड़ा सीरियस कंसर्न आगे जाकर बन सकता है, इससे आप बच सकें। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके 2 पहलू है। एक तो ये कि 1975 के बाद तरबेला डैम के बाद कोई बड़े डैम से मैंने इस हुकूमत ने 3 डैम्स का आगाज कर दिया, और हमें कोशिश यही होगी कि इनमें जितनी जल्दी बन सके, पर वक्त लगेगा, 8 से 11 साल इनके लगेगा, क्योंकि एक तो उसकी फाइनेंसिंग का मसला होता है, फिर उसकी जो थी जमीन की प्रोक्योरमेंट का था, उससे फर्क बहुत पड़ जाएगा। उससे तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर का इजाफा होगा, पर इसमें वक्त लगेगा। जैसे मैंने कहा, वहां से वो है, फिर छोटे डैम्स में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, केपी में, बलूचिस्तान में, कुछ हिस्से पंजाब में, और फिर उसके साथ तीसरी जो मेन बात है कि तकरीबन 150 अरब रुपए ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के भी अगले 3 साल में हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें ये मिल के बनाएंगी किक खाल, जिसको हम कहते हैं, उससे
और फिर लैंड लेजर भी जाएंगे, मशीनरी भी आ जाए तो ठीक है। अच्छा जाएगा जो निज़ाम है हमारा आबपाशी का। ठीक है। अच्छा फ़खर इमाम साहब, यहाँ ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI। उन्होंने अभी निशानदही की है एक चीज़ की तरफ। उन्होंने कहा कि जी फर्टिलाइज़र वगैरह की और सीड की कीमतों के हवाले से भी जो है वो हमेशा से कंसर्न रहा है। अगर यहाँ से भी अगर रिलीफ मिल जाएगा ना तो शायद आपका मज़ीद जो है वो पोटेंशियल बढ़ सकता है। इसके बारे में क्या कहेंगे, ज़रा फरमाइए। जी बिल्कुल, इस दफा उन्होंने रिलीफ दिया वफाकी हुकूमत ने फर्टिलाइजर की जो ये टैक्सेस में रिलीफ दे रहे हैं इनको, और इसमें जो लेवीज हैं तकरीबन 100 अरब की होगी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फॉर्मुलेटर्स हैं तो ये उनको होगी। और उसके अलावा 60 अरब की डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा वफाक के जरिए सूबों में। सवाल करना और इसमें फिर रिसर्च का भी, और इसमें हमारी जो एक्सटेंशन है और ये मुख्तलिफ मंसूबे जात बन चुके हैं, और इसमें फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा उसका पहलू है। जी ठीक है। अच्छा फ़खर इमाम साहब, ये ज़ुबैर साहब यहाँ पे क्योंकि तशरीफ़ फरमा है, ये भी आपसे जो है वो सवाल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रा खुद आपसे ज़रा इस बारे में बात कर लें, ज़्यादा मुनासिब। जी ज़ुबैर जी, मेरा आपसे सवाल होगा, क्या ये आपके लिए मुमकिन है कि यूरिया पे से सेल्स टैक्स को वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया में यूरिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी सस्ती है, और इस वक्त जैसे फार्मर मुश्किल के हालात में है तो हुकूमत अगर यूरिया पे कम अज़ कम जो है सेल्स टैक्स वक्ती तौर पे 1 या 2 फसल के लिए ख़त्म कर दे, क्या ये मुमकिन है? देखिए जी, इसमें सोच विचार हुई थी, पर क्योंकि उनको पहले भी काफ़ी मेरे ख्याल में गैस में और जो उसके इनपुट्स हैं उसमें कुछ रिलीफ दी थी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिडक्शन। तो क्योंकि यहाँ जो स्केल है हमारी एक यूरिया बैग की वो 1700 पर बैग के करीब है। इंडिया में तो इनपुट्स तमाम तरफ यूरिया नहीं, तमाम तरफ कम कीमत पे दी जाती है। आज नहीं, ट्रैक्टर्स हो, इम्प्लीमेंट्स हो, खाद हो, पेस्टिसाइड हो, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ना ज्यादा चीजें, हम भी करते हैं मैन्युफैक्चर 80-90% हमारी यूरिया की जो है, और उनको रिलीफ हम देते हैं। और अगर आप इनके जरा देखें जो ये सालाना इनकी रिपोर्ट छपी है कि शायद इतना प्रॉफिट हमारे फर्टिलाइजर कंपनीज इतना प्रॉफिट शायद ही इन्होंने अपने, ठीक है। उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि काश्तकार को हर चीज जो है मुनासिब कीमत पे करे, और फाइनली जो उसको मार्केट में उसकी चीज जाती है वो उसके पास ऑप्शंस हों आड़ती के अलावा, और वही मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो उसका रोल है मिडिल मैन का वो खत्म किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद फ़खर इमाम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनसे बात हो रही थी वाकई वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी। बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की तमाम मामलात के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो आपका और हमारा कंसर्न था जो कुछ देर पहले हमने अभी उनसे बात की, आपने खुद उनसे बजाते खुद ये सवाल किया कि ये रिलीफ अगर मिल जाएगा यूरिया के ऊपर, ख़ास तौर पे जो टैक्स के हवाले से, सेल्स टैक्स के हवाले से बात की, तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी एज हो जाएगी उसको, वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकेगा। लेकिन अगेन अभी इसमें बहुत सारी चीज़। जी प्लीज़ वो ये है कि देखिए हमें जो है फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए तकरीबन मेजर क्रॉप्स की। अब देखिए जैसे आपने फरमाया कि टमाटर जो है कभी 200 रुपये किलो भी बिका, और आजकल ये हाल है कि फार्मर जो है तकरीबन 8 रुपए किलो के करीब कराची में आके मिल रहे हैं। ये होलसेल में जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ टोमेटो केचप है ना, तो इनका होना चाहिए कोऑपरेटिव्स बनने चाहिए। कोऑपरेटिव्स ये हो, अमेरिका में भी ऐसा है, जैसे वीट है तो वीट फार्मर जो क्या करता है उन कोऑपरेटिव्स में ला के दे देता है, 75% उसको पैसे मिल जाते हैं, बाकी बाद में। यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव्स हो, हर क्रॉप की फार्मर के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो कि भाई आप यहाँ ला के दो, इतने पैसे ले लो। और जब तक ये नहीं होगा तो वो तो उस बेचारे को तो कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिलती है। देखिए वो एक्स जो जहाँ तक मुझे इल्म है, ये टमाटर तकरीबन कराची से थोड़ी दूर सिंध में जहाँ पैदा होता है वहाँ पे से उसको 5 रुपए किलो अपने फार्म से देता है, कराची पहुँच के 7-8 रुपए फैक्ट्री में मिलता है। अच्छा, ये प्राइसेस के हवाले से जैसे शम्सुल हक साहब बात हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर हैं। अब उसको अगर डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर डिबेट हमारी जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो प्राइस कंट्रोल एक मैकेनिज़्म होता है, फिर आपके यहाँ कुछ लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस तरह ये जो सप्लाई चेन है इसको कंटिन्यू रखें। ये सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। प्राइसेस के हवाले से जैसा भी ज़ुबैर साहब ने तस्करा किया, ये तो और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी बात की जाए। जी पेस्टिसाइड, हाँ बात यह है कि इस पूरे जो भी आज डिस्कशन हुआ या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया या फेडरल मिनिस्टर साहब ने जो कहा, उस पूरे में जो है
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि अब वो प्रोविंशियल लेवल पे आ गया है, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसकी बैकअप सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं होता। नंबर 1, सीड जो है अब हर जगह से जो है लिखते हैं जी सर्टिफाइड सीड, जी कोई पता नहीं कहाँ से आया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने उसको सर्टिफाई करना है, और आगे चल के अगर कोई उसमें जर्मिनेशन प्रॉब्लम है तो उसको जो है उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह हज़ारों किस्में हैं पेस्टिसाइड की। जी जी आप डिस्ट्रिक्ट में जाएं, तालुकात में जाएं, आपको पूरी मार्केट भरी पड़ी मिलेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाएं आ रही हैं। ठीक है। और हर लोग अपनी अपनी पेस्टिसाइड जो है प्रमोट करते हैं। तो ये सारी अब पूरे इसमें अच्छा प्राइसिंग का भी हर डिपार्टमेंट में प्राइस कंट्रोलिंग का मैकेनिज्म है, वहाँ पर एक अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन वहाँ से अगर कोई बैकअप सपोर्ट मिल जाए तो ये सारी की सारी हैं ओवरऑल जो है कम से कम मैन मेड फैक्टर्स जो है ना, कुछ तो है नेचुरल फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने कहा क्लाइमेट चेंज, वो नेचुरल फैक्टर्स हैं। बरसात नहीं हो रही है, बरसात हो रही है तो ओले पड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैन मेड फैक्टर्स हैं जी उनको जो है कम से कम कोई स्टेट की कोई एजेंसी जो है बिल्कुल ठीक है, उसको ठीक करें, वो कम से कम उसको सुपरवाइज करे, मॉनिटर करे। बिल्कुल ठीक है। बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक निज़ाम होता है कि अगर कोई क्लामिटीज़ आती भी हैं तो उसको भी पहले से जो है वो तमाम चीज़ें फोर्सी कर रहे होते हैं कि अगर इसकी वजह से नुकसानात होंगे तो ये कुछ हो सकता है और हमें सेफ साइड पे किस तरह रहना है। मेरे ख्याल में ये तो अभी जैसे अभी बात हो रही थी शमसुल हक साहब ने जिसका तस्करा किया, वो जो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं उनको तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा राशिद साहब इसके ऊपर कुछ कहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ रहे, जो शॉर्टेजेस की अभी बात हो रही थी ना, ये भी एक बड़ा इशू रहा है, क्या कहेंगे? आप देखिए जी, प्रॉब्लम सारे के सारे ये है कि कुदरत से और फितरत से और नेचर से तो कोई नहीं लड़ सकता, बिल्कुल ठीक है। मगर ज़्यादातर प्रॉब्लम तो हमारे अपने क्रिएट करता है, मैन मेड है, और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। और इस पर जो सबसे अहम बात है जो मैं बार बार इशारा करता हूँ, वो इखलास की कमी है। वो हमें दूसरों को फ़ायदा देने के लिए या आवाम को फ़ायदा देने के लिए, सेक्रेटरी साहब हैं, एक्स सेक्रेटरी साहब, ये आपको बहुतीरे ऐसे वाक़यात बता सकते हैं कि जिसमें 1-2 लोगों के चक्कर में 1-2 लाख लोगों को या 10-12 हज़ार लोगों को डिप्राइव किया गया हो। तो बुनियादी बात यही है सर कि आई मीन अगर माशरे को सही डगर पे चल रहा है, मैं एक बड़ी ग्लोबल एक होलिस्टिक पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो ज़रात हो, चाहे वो सनत हो, या कोई भी तीसरी चीज़ हो। अब जैसे ज़ुबैर तुफैल साहब बात कर रहे थे कि सेल्स टैक्स की छूट की और उसकी सारी, अब वो पूरा एक मैकेनिज्म है, उसमें गवर्नमेंट को भी अपना रेवेन्यू देखना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई मीन डेफिनेटली इन लोगों ने बेचारों ने इस मामले के ऊपर भी ज़रूर देखा होगा। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में किसानों का हशर देखें, बात ये सारी होती है वो नहीं है जो कि इंडिया में हुआ, जो कि खुदकुशियों का रेट है इंडिया में, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिस किस्म का किसान उठा है, और पूरा पंजाब जो वहाँ का एक बड़ा ब्रेड बास्केट है, फूड बास्केट है, जो वो जिसने जिस तरह उठ के और सिंधु तक ने अपने लोगों की, किसानों की हिमायत में वो किया, तो दैट इज़ अ मेजर कंसर्न कि वहाँ पे वो भी एक गलत तरीके से कॉर्पोरेटाइजेट कर रहे थे। अब हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है इन मैन मेड इश्यूज़ को हटाने के लिए। ठीक है। और बहुत सीधी सी बात है कि ये अगर इखलास के साथ कोशिश की जाए, चाहे कैपिटल का इन्फ्यूजन हो, चाहे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, कोई भी दूसरी चीज़ हो, नेचुरल क्लैमिटी के अलावा, और उसमें भी नेचुरल क्लैमिटी में अगर प्रिडिक्शन का एलिमेंट, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हो, पेशगोई की जा सके, जो कि पूरी दुनिया भर में होता है, तो बहुत सारे हमारे मसाइल हैं ज़रात के जो कि बड़ी बासानी हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने इसकी बड़ी कैलकुलेशन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारी चीज़ें आजकल पूरी दुनिया में इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे ये सारी चीज़ें इसलिए देखी जा रही हैं क्योंकि आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है, क्योंकि आने वाले वक्तों में जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं बड़ी कंट्रीज़ के लिए, वो फूड सिक्योरिटी ही है एक्चुअली। खान साहब ने भी जिसको हाईलाइट किया, और आज मकसद भी यही था कि ये जो मैं समझ सका कि इसमें जो उसका क्रक्स था वो ये था कि आपको इसको मेक श्योर करना है कि ना सिर्फ आपने अपना पोटेंशियल बढ़ाना है, बल्कि आपको वो कंट्री बननी है जो ये तमाम अजनास की कमोडिटीज़ आप एक्सपोर्ट करने वाले बन जाए। आप उस एंड पे खड़े हो, ना कि आप इस तरफ कि जहाँ पे आपको अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो खर्च करना पड़ रहा है, वीट मंगाना पड़ रहा है आपको, शुगर, पाकिस्तान जैसी कंट्री में। तो मेरे ख्याल में सीरियस कंसर्न है। लास्ट में मैं चाहूँगा ज़ुबैर साहब इसके ऊपर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें हम पाकिस्तान बुनियादी तौर पे क्योंकि एक ज़रई मुल्क है, यस, और हमारे लिए हमारे पास बहुत से इम्कानात हैं, हम कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से वीट की क्रॉप बढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। या 2 से
3 मिलियन टन अगर वीट की क्रॉप बढ़ जाएगी, आपके मामलात हल हो जाएंगे। एक्सपोर्ट तो ना सही, लेकिन कम से कम जो मुल्क की जरूरियात है पूरी हो जाएगी। मैं आपसे अर्ज करूँ, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब बिल्कुल डेजर्ट कंट्री है, वो वीट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में गवर्नमेंट ने उनको, किसान को बहुत सब्सिडी दी, उनको उस तरफ लेकर आए, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब को जितनी अपनी वीट चाहिए उसके अलावा ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। और फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि वीट की क्रॉप बढ़ाने के लिए कोई नई उनको कोई नई चीज़ सीखनी नहीं होगी। किसान को सब पता है, उसको जो भी उसकी बेसिक इनपुट्स हैं वो इनपुट्स दी जाएं, टाइमली दी जाएं और सही कीमत पे दी जाए। तो यही किसान जो है कोशिश करके एटलीस्ट वीट जो है ना, वीट को बिल्कुल बढ़ा के क्रॉप इतनी दे सकता है कि पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी हो सके। शमसुल हक साहब, ये अभी सीपैक के हवाले से जैसे आजकल बड़ी बात होती है ना, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, उसमें ये भी शामिल कर लीजिए। अब चाइनीज़ आएंगे, एक्सपर्ट्स हैं, लैंड एक्वायर्ड करेंगे, उसके बाद फिर वो इसके ऊपर वीट और दीगर जो अजनास है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ रिसर्च का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, वो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो तमाम चीज़ें जिसके आज निशानदेही भी की गई है, मैं चाहूँगा इस पर मुख्तसरन बताइए कि ये अब आना कैसा होगा, और ये जब आएंगे हमारे पास तो आकर हमें कितनी सपोर्ट इससे मिल सकती है, हम क्या सीख सकते हैं लास्टली? इसमें इसका जो पूरा जो महवर जो है ना, इसमें आ जाता है कि हमारा जो किसान है या जो छोटा या बड़ा ज़मींदार, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसकी ज़मीन जो है, आया प्रायोरिटी क्या है उसकी, वो उसकी ज़मीन किस काबिल काश्त है, ठीक है, आया वो वीट के काबिल है, आया वो काटन, क्योंकि होती वीट के बाद काटन आती है, लेकिन आया वो ज़मीन वीट के काबिल है या नहीं है, आया वो काटन के काबिल है या नहीं है, या इतना उसके पास पानी है, तो वो फिर बनाना कल्टीवेशन के ऊपर भी जाता है, शुगर केन की तरफ भी जाता है। तो ये प्रायोरिटी जो है फिक्स करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन दी कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल या कल्टीवेशन एरिया की। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि अगर ये सीपैक में ये सिलसिला शुरू हो जाए तो रेन फेड एरियाज जो हैं, ये हजारों एकड़ों में जो है वो बनते हैं, वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन डिवाइसेस जो अब शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाना शुरू हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर वाटर कंजर्वेशन हो, छोटे छोटे डैम्स बने, फिर जब भी बारिश है बजाय वो जाके नदी नालों में बह के चला जाए, और किसान जो है अपना आधा एकड़ या जो है कि क्वार्टर एकड़ जो है वो बंद बनाता है, ऊपर से पानी आया वो पहले ही उसमें हल चला देता है, उसके बाद उसने बीज किया। तो वाटर कंजर्वेशन इन रेन फेड एरिया ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन की पहले जो इरिगेटेड एरियाज हैं उसमें पहले भी काम हो रहा है, उसको अगर थोड़ा सा इम्पीटस मिल जाए, जिस तरह जो है ना फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये वो ऑनलाइन ये जो है ऑन फार्म वाटर डेवलपमेंट जो है, अगर ये लाइनिंग ऑफ द शुरू हो जाए कैनाल्स का, इरिगेशन सिस्टम का, नथिंग लाइक इट, बहुत बड़ा इसमें चेंज आ सकता है। वन लास्ट वर्ड जी जनाब राशिद मसूद साहब। बस जी, मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को, अल्लाह ताला की नेमतों को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मेमन साहब ने बात की, हम बात करते हैं, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान बेसिकली अब भी इसी स्टेटस पे खड़ा हुआ है कि आर वी एन एग्री कंट्री, और हमारी इकोनॉमी जो है एग्रोनॉमी इकोनॉमी है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर का 19% कंट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी में। लेकिन जॉब वाइज चूँकि हमारे पास अभी तक ह्यूमन टूल चल रहे हैं, बार बात हो रही है कि मॉडर्न टूल्स नहीं आए हैं, तो तकरीबन 36-38% लेबर पॉपुलेशन इसी के अंदर एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अब जब मेमन साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है कि देखिए वाटर कंजर्वेशन, इन नेमतों का कदर करना चाहिए, और बेहतर है कि मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, राशिद मसूद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब शमसुल हक मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर तुफैल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और हमारे साथ यहाँ पर शामिल गुफ्तगू रहे। तो जनाब ये एक बड़ा आम और एक कौमी मसला है, बड़े मसलों के साथ साथ छोटे मसाइल का तस्करा भी ज़रूरी है। एक मसला जो नज़र से गुजरा, जैसे अभी बात हो रही थी गरीब आदमी की, किसान के हवाले से बात हो रही थी, छोटे इलाके और छोटे जो शहर हैं उनके भी अपने मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे आजकल आप एक खबर जो है नज़र से गुजरी, सिंध का एक इलाका सांगड़ है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला जिसके बारे में निशानदेही की गई, एक नौजवान है इम्तियाज़ बाहन साहब, उन्होंने निशानदेही की है कि वहाँ पे 90% जो केसेस हैं वो एक्सेस ना मिलने की वजह से, एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से, हादसात की सूरत में और किसी भी बीमारी की सूरत में लोग अपनी ज़िंदगी से चले जाते हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मोबिलाइज ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। एक बड़ा मसला है, और ये नौजवान इम्तियाज़ बाहन सोशल एक्टिविस्ट हैं,
उन्होंने इस मसले की सोशल मीडिया के ऊपर निशानदेही की है। हम भी चाहेंगे कि अपने प्रोग्राम की वसातत से ये मसला जो है वो उजागर करें। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर इम्तियाज़ बान साहब मौजूद हैं, उनसे मैं ज़रा इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और पूरी पीटीवी टीम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस पे लिया। थैंक यू सो मच। इम्तियाज़, मैं चाहूँगा ज़रा जल्दी से और मुख्तसरन बताइए कि ये आपने जो अहम मसले की निशानदही की है, ये कैसे आपकी नज़र में गुजरा, ये आपके कैसे इल्म में आया? मैं चाहूँगा इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। जी जी सर, देखें अभी मैं जो है एक रूरल सिंध के एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, जी। सांगड़ से, जहाँ पर मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे रोड रास्तों की हालत देखता हूँ जो कि बहुत ही तशवीशनाक और बुरी है, जिसकी वजह से ना तालबेलम टाइम पर स्कूल पहुँच पा रहा है और ना ही पेशेंट टाइम पर अस्पताल पहुँच पा रहा है। बिल्कुल ठीक है, एम्बुलेंसेस की कमी की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब ये रोड्स के हवाले से भी आपने बात की, इसके और मुल्हिका जो इससे इलाके हैं वहां पे सड़कों की क्या सूरत हाल है, ये भी जरा बताइए, क्योंकि अभी ये पता चला है कुछ देर पहले हमें कि जनाब यहाँ पे जो सड़कें बड़ी खस्ता हाल हैं, अगर सड़कें हो तो वहां पर एम्बुलेंस पहुंच सकती है। अब ये भी तो एक बड़ा मसला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। यहाँ के जो रोड रास्ते उनकी हालत तो बहुत ही बुरी है, जहाँ पर अगर एम्बुलेंस आना भी चाहे वो भी उनके लिए बहुत ही उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ थर के इलाके भी है और रोड रास्ते बहुत ही बुरे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, अगर हम अस्पतालों में देखते हैं तो तकरीबन यही केसेस सामने आते हैं कि भाई पेशेंट जो है वो टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाते हैं। अभी देखें, अगर हम बात करें हामला औरतों की, तो उनका जो है अस्पताल में पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है, पर ऐसे रोड और रास्तों की वजह से वो भी टाइम पर जो है अस्पताल नहीं पहुंच पाते। और अभी यहाँ पर यही सूरत हाल है, अगर यहाँ पर एम्बुलेंस तो नहीं आ पाती, लेकिन अगर किराए की गाड़ियां वगैरह करवाते हैं तो फिर वो भी ऐसे रोड रास्तों पर जो है बहुत ही मुश्किलात का सामना होता है ड्राइव करने में। ठीक इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। एक बड़ा अहम मौजू है जिसको आपने हाईलाइट किया, और इस तरह और जो दीगर नौजवान हैं वो अपने इलाके के मसाइल को इसी तरह उजागर करते रहें, और हमारी कोशिश ये कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाया जाए। आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, और हमें ज़रूर बताइए इस बारे में अगर आपके इलाके में भी इस तरह के मसाइल हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को उजागर किया जाए और तवज्जो इसके ऊपर आपकी दिलाते रहें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का मोहम्मद यासिर को, और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।